हलवाइयों के जैसा एकदम दानेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बाजार से कई गुना ज़्यादा अच्छा इस बेसन के लड्डू को अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो सारे सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपको इसे बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आप एक बार में ही एकदम परफेक्ट बेसन के लड्डू अपने घर पे बना पाएंगे। क्योंकि इसे बनाने वक्त कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि लड्डू जो है वो दानेदार नहीं बन पाता है, या फिर इसे बांधने वक्त प्रॉब्लम आती है, लड्डू जो वो बंधते नहीं है, ये बिखरने लगते हैं, या फिर कई बार ये बंध भी जाए तो इसे हम लड्डू की तरह गोल शेप नहीं दे पाते हैं, ये चिपटा सा हो जाता है, या फिर खाने वक्त ये गले और दांतों में चिपकने लगती है। तो इस वीडियो में बताए गए वो सारे टिप्स और ट्रिक को फॉलो करते हुए आप इस बेसन के लड्डू को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको ये बहुत पसंद आएगा और आपको इसे बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और इस लड्डू को बनाने के लिए हम कोई भी मोटे बेसन का यूज़ नहीं करेंगे, जो बारीक वाला बेसन हम सभी के घर पे आता है उसी बेसन को यूज़ करके एकदम दानेदार लड्डू बनाएंगे। साथ ही एक सही माप भी शेयर करूंगी। तो चलिए बिना देरी किए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 250 ग्राम बेसन लिए हैं। अगर आप कप से नापते हैं तो ये 2 कप बेसन है। अब सबसे पहले इस बेसन को हम एक छलनी की मदद से छान के लेंगे, ताकि इसमें जो भी छोटी बड़ी गुठलियाँ वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। वैसे तो हलवाई लोग इस लड्डू के लिए थोड़ा सा मोटा बेसन का यूज करते हैं, जिससे कि लड्डू जो है वो दानेदार बने, लेकिन बाजार में मोटा बेसन जल्दी मिलता नहीं है। तो ये जो बारीक वाला बेसन हम सभी के घर पे आता है ना, इसी बेसन का यूज करके आज हम एकदम दानेदार लड्डू बनाएंगे। आगे कुछ हलवाइयों के सीक्रेट टिप्स और ट्रिक भी शेयर करूंगी, जिसको यूज करके आप बारीक बेसन से ही एकदम बाजार जैसा दानेदार लड्डू बना पाएंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए सभी बेसन को मैंने यहाँ पे चाल कर ले लिया है और यहाँ पे आपको मेजरमेंट का खास ध्यान रखना है। वजन से देखिए तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम ये बेसन लिए हैं, और अगर आप कप से नापते हैं तो ये 2 कप बेसन है। आप अपने घर में कोई भी कटोरी या फिर कप को नापने के लिए ले लें और उसी एक चीज़ से सारी चीज़ों को नाप कर ले, या फिर आप चाहे तो सभी चीज़ों को वजन से नाप कर ले सकते हैं। अब बेसन को भुनने के लिए मैंने यहाँ पे एक मोटी तल वाली कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है। जैसे ये हल्का सा गर्म हो जाए, इसमें हम घी डालेंगे। तो वजन से जितना हम बेसन लेंगे उसका आधा इसमें हमें घी डालना है। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम बेसन के लिए 125 ग्राम घी डाला है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इससे ज़्यादा घी इसमें हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर लड्डू जो है ना वो गोल गोल नहीं बंधेंगे, वो चिपटे हो जाएंगे। और अगर आपने कप से नापकर बेसन को लिया है तो जितना हम बेसन लेंगे उसका 1/4 हिस्सा इसमें हमें घी डालना है। तो 2 कप बेसन के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप घी डाला है। देखिए थोड़ी देर में ही घी जो है वो पूरी तरह से मेल्ट होकर हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम बेसन को डालेंगे। अब गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम पूरे प्रोसेस में एकदम लो रखेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि गैस की फ्लेम को यहाँ पे आपको थोड़ा भी तेज नहीं करना है, नहीं तो बेसन जो है वो कहीं से भुनेगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा। और जब बेसन अच्छे से नहीं भूनते हैं ना, तो उस केस में ही लड्डू जो है वो गले में खाने वक्त चिपकने लगती है। तो बेसन का एक एक कण बहुत ही अच्छे से भुने, इसके लिए गैस की फ्लेम को हम एकदम लो रखेंगे। थोड़ी देर के लिए भी गैस की फ्लेम को आपको तेज बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही पेशेंस के साथ बेसन को हमें भुनना होता है, जल्दबाजी आप बिल्कुल भी ना करें। देखिए घी को बेसन ने पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया है और अभी आपको ये बेसन काफ़ी ज़्यादा ड्राई सा लग रहा होगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे जैसे बेसन की भुनाई होगी, घी को ये पूरी तरह से रिलीज कर देगा और ये जो मिक्सचर है ना एकदम सॉफ्ट से हो जाएंगे। बस लो फ्लेम पर धीरे धीरे लगातार चलाते हुए इसे करीब हम 25 से 30 मिनट के लिए भुनेंगे। और इसमें ये जो छोटी छोटी गुलठियाँ बन रही है, इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे घी रिलीज होना स्टार्ट होगा, ये जो गुलठियाँ हैं वो अपने आप ही गायब हो जाएंगी। इसे भुनते हुए मुझे यहाँ पे करीब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं बेसन में से घी जो है ना वो थोड़ा थोड़ा रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे जैसे बेसन भुनेगा वैसे वैसे घी पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा। इसे भूनते हुए मुझे यहाँ पे करीब 20 से 22 मिनट हो चुके हैं और अब आप इसके टेक्सचर को देख सकते हैं, पूरी तरह से चेंज हो चुका है। काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुका है और बेसन भी घी को ऑलमोस्ट पूरी तरह से रिलीज भी कर दिया है। और अभी इसे हम करीब 8 से 10 मिनट के लिए और भुनेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पे बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। गैस की फ्लेम को एकदम हम धीमी रखेंगे और लगातार इसे हम ऐसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे, ताकि बेसन जो है वो सभी तरफ से एकदम अच्छे से सिके। अगर आप इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो कहीं से बेसन सिकेगा और कहीं से वो कच्चा रह जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इसे हमें लगातार चलाते रहना है। अब बेसन को भूनते हुए मुझे यहाँ पे पूरे 25 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बेसन का जो कलर है ना वो हल्का हल्का सा चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे इसमें हम थोड़ा सा ये पानी के छींटे मारेंगे। इससे क्या होगा ना कि ये जो बेसन का मिक्सचर है इसमें दाने बनेंगे और इसी की वजह से ये जो बेसन के लड्डू है ना एकदम बाजार के जैसे दानेदार बनेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इसे स्किप मत कीजिएगा। देखिए पानी के छींटे मारने के बाद इसका जो टेक्सचर है ना वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। 2 मिनट भुनने के बाद इसमें हम थोड़ा सा फिर से पानी के छींटे मारेंगे।
हलवाई लोग बेसन के लड्डू बनाने वक्त इस स्टेप को ज़रूर अपनाते हैं ताकि लड्डू जो है वो एकदम दानेदार बने। वैसे अगर आप मोटा बेसन यूज़ कर रहे हैं लड्डू बनाने के लिए तो चाहे तो इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बारीक वाला बेसन यूज़ किया है तो इस स्टेप को आपको ज़रूर फॉलो करना है ताकि लड्डू जो है ना वो बाजार के जैसा एकदम दानेदार बने। 2 मिनट भुनने के बाद एक बार फिर से इसमें हम थोड़ा सा ही पानी के छींटे मारेंगे ताकि इसमें दाने जो है ना वो बहुत ही अच्छे से बने। बस ध्यान रखिएगा कि एक बार में ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम 3 बार पानी के छींटे मारेंगे ताकि इसमें दाने जो है वो बहुत ही अच्छे से बने। आप खुद भी देख सकते हैं इस मिक्सचर का जो टेक्सचर है ना वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं दिखने में ही कितना ज़्यादा दानेदार लग रहा है। इसे मैंने 1 से 2 मिनट के लिए और भुना है और अब आप इसके कलर को देख सकते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस हल्का सा इसमें बादामी कलर आना स्टार्ट हुआ है। इसके कलर को हमें ज़्यादा चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। गैस को ऑफ करेंगे और इसे हम एक अलग बर्तन में निकाल कर रखेंगे। अगर आप इसे कढ़ाई में ही छोड़ देंगे तो कढ़ाई गर्म होने की वजह से नीचे से बेसन का जो कलर है ना वो डार्क हो जाएगा। तो अगर आप इसे कढ़ाई में छोड़ रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप उसे लगातार चलाते रहिए ताकि बेसन का जो कलर है वो डार्क ना हो। और अब इसे हम आधे से 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर जब तक कि ये मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए। जब ये पूरी तरह से ठंडा होगा उसके बाद ही इसमें हम बाकी की सारी चीज़ें डालेंगे। अब ये मिक्सचर पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं तो एक बढ़िया सा फ्लेवर के लिए इसमें हम आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। लड्डू में इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो इलायची पाउडर आप जरूर डालिएगा। अब लड्डू को मीठा करने के लिए इसमें हम ये देसी खांड डालेंगे जिसे कि हम चीनी का बूरा या फिर तगार भी बोलते हैं। इससे लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। कभी भी आप बेसन के लड्डू में पिसी हुई चीनी का यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। आपकी शिकायत रहती है ना कि लड्डू खाने वक्त ये दांतों में चिपकती है, तो पिसी हुई चीनी डालने की वजह से ही लड्डू जो है वो दांतों में चिपकती है और लड्डू में वो टेस्ट भी नहीं आ पाता है। तो जब भी आप बेसन का लड्डू बनाएं तो आप इसमें ये देसी खांड ही डालें। तो वजन में जितना हम बेसन लेंगे बिल्कुल उतना ही इसमें हम ये चीनी का बूरा भी डालेंगे। तो 250 ग्राम बेसन के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम ये चीनी का बूरा डाला है। और अगर आप कप से नाप कर ले रहे हैं तो जितना हम बेसन लेंगे उससे थोड़ा सा कम इसमें हम ये चीनी का बूरा लेंगे। तो 2 कप बेसन के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप ये चीनी का बूरा लिया है। अब हाथों की मदद से इन सारी चीज़ों को हम एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बेसन और बूरा का एक एक कण जो है ना वो आपस में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे हम ऐसे दोनों हाथों की मदद से मसलते हुए मिक्स करेंगे ताकि सभी चीज़ें बराबर से मिक्स हो। और इस लड्डू के लिए ये जो देसी खांड का हमने यूज़ किया है ना ये मार्केट में जल्दी मिलता नहीं है। अगर आपको मार्केट में मिल जाए तो आप मार्केट से भी खरीद कर लेके आ सकते हैं और अगर आपको ना मिले तो आप इसे बहुत ही आसानी से घर पे भी बना सकते हैं। मैंने भी इसे घर पे ही बनाया है। इसे हम घर पे कैसे बना सकते हैं वो आगे मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब लड्डू अच्छे से बंध रहा है कि नहीं वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मिक्सचर को ऐसे हम हाथों पे लेकर ऐसे लड्डू के शेप में बांध कर देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि लड्डू जो है वो बहुत ही आसानी से बंध रहा है। इसे बनाने में हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लग रही है, मतलब कि इसमें बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग आई है। कई बार आपको यहाँ पे दिक्कत आती है कि लड्डू जो है ना वो बंधते नहीं है, ये बिखर रहे होते हैं। तो उस केस में आप समझ लें कि इस मिक्सचर में घी जो है ना वो कम है। वैसे जो रेशियो और तरीका मैंने इस वीडियो में आपको बताया है ना, अगर आप उसे फॉलो करके इस बेसन के लड्डू को बनाते हैं तो 100% मेरी गारंटी है फ्रेंड्स कि लड्डू एक बार में ही एकदम परफेक्ट बनेंगे। आपको कोई भी दिक्कत इसे बनाने में बिल्कुल भी नहीं आएगी। फिर भी कभी भी आपको लड्डू बांधने में दिक्कत आ रही हो तो उस केस में आप इसमें ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा घी को गर्म कर ले और फिर इस मिक्सचर में अच्छे से उसे मिला ले और फिर लड्डू बांधना स्टार्ट करें। और यहाँ पे आप इसके टेक्सचर को देखकर ही समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा दानेदार बना है। तो अब लड्डू को बांधने के लिए अपनी ज़रूरत के अनुसार इस मिश्रण को ऐसे हाथों पे लेंगे। आपको जिस साइज़ की भी लड्डू बनानी हो, बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में या फिर मीडियम साइज़ में, आप अपने पसंद के अनुसार बना सकते हैं। दोनों हथेलियों के बीच में ऐसे दबाते हुए इसे हम लड्डू का शेप देंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और मेहनत भी नहीं लगता है। देखिए इस लड्डू को बांधने में मुझे यहाँ पे कुछ सेकंड ही लगे हैं और आप देख सकते हैं कुछ सेकंड में ही एकदम गोल गोल लड्डू बनके तैयार हुए हैं। इसे हम साइड में रखेंगे और सेम इसी तरीके से बाकी के सभी लड्डू को बनाकर तैयार करेंगे। इस लड्डू को बनाने में कई बार आपको यहाँ पे एक और शिकायत आती है, जैसे कि लड्डू जो है ना वो गोल शेप में नहीं हो पाता है, वो एकदम चिपटा सा फ्लैट हो जाता है। तो जब इस मिश्रण में घी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी उस केस में लड्डू जो है ना वो फ्लैट हो जाएंगे, ऐसे गोल शेप में नहीं बनेंगे। तो बेसन के लड्डू बनाने वक्त हमेशा आपको बेसन, घी और भूरा का जो रेशियो है ना उसका खास ध्यान रखना है। जो रेशियो और माप मैंने आपको बताया है वही फॉलो करके अगर आप इसे बनाते हैं तो यकीन मानिए फ्रेंड्स आपको इसे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने आज से पहले कभी बेसन का लड्डू नहीं भी बनाया है तो भी आप एक बार में ही एकदम परफेक्ट, बाजार से कई गुना ज्यादा अच्छा और टेस्टी ये बेसन के लड्डू आप घर पे बना पाएंगे। और ट्राई करने के बाद अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को
प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लें ताकि मेरी जितनी भी न्यू रेसिपीज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस दिवाली आप इस बेसन के लड्डू को मेरे इस रेसिपी से फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए घर में बच्चे बड़े सभी लोग बहुत पसंद करेंगे। सेम तरीके से ही मैंने यहाँ पे सभी लड्डू को बनाकर रेडी कर लिया है और आप इसे देख कर ही समझ सकते हैं कि ये लड्डू कितना परफेक्ट बना है। हलवाइयों के जैसा एकदम दानेदार और बाजार से कई गुना ज़्यादा टेस्टी ये बेसन के लड्डू बने हैं। जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो या फिर कोई भी त्योहार हो तो इस बेसन के लड्डू को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और एक बार ज़्यादा बनाकर आप इसे चाहे तो महीने 2 महीने के लिए आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। घर में बच्चे बड़े सभी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, तो आप इस रेसिपी को मेरे इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब हम बाजार वाले बेसन के लड्डू खाते हैं तो उसे खाने वक्त जो मुंह में कन कन की आवाज़ आती है वो देसी खांड की वजह से ही आती है। इस लड्डू में भी हमने देसी खांड जिसे कि हम बूरा या फिर तगार डालते हैं वो भी हमने डाला है, जिसकी वजह से जब आप इसे खाएंगे तो मुंह में वो कन कन की आवाज़ आएगी, जिसकी वजह से ये लड्डू जो है वो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो घर पे हम बहुत ही आसानी से बेसन के लड्डू के लिए ये देसी खांड कैसे बना सकते हैं, चलिए ये देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मोटे तल वाली कढ़ाई ली है। आप चाहे तो नॉन स्टिक या फिर कोई भी स्टील की या फिर एल्युमिनियम की कढ़ाई ले सकते हैं। इसमें हम चीनी डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे 1 किलो चीनी लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो जितना हम चीनी लेंगे उसका 1/4 हिस्सा इसमें हमें पानी डालना है। तो 1 किलो चीनी के लिए मैंने इसमें 250 ml पानी डाला है। गैस को ऑन करेंगे और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। इस तगार को आप एक बार में ज़्यादा बनाकर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके पूरे 5 से 6 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। यहाँ पे 1 किलो चीनी से पूरे 1 किलो तगार बनकर तैयार होगा। देखिए करीब 7 से 8 मिनट में चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है और चाशनी में उबाल भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे करीब हम 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे, या फिर जब तक ये जो चाशनी है ना वो जमने की स्टेज में ना आ जाए। देखिए इस चाशनी में किस तरीके से झाग बन रहा है। इस झाग से आप समझ सकते हैं कि ये जो चाशनी है ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और जैसे जैसे ये चाशनी पकेगी ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब इस चाशनी को मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए मुझे यहाँ पे पूरे 4 मिनट हो चुके हैं और कलछी से ऐसे गिराने पे इसका जो कलर है ना वो वाइट सा दिख रहा है, मतलब कि अब ये थोड़ी देर में पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। तो अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से क्या होगा ना कि तगार को खिलाने में आसानी रहेगी। और अगर आपने स्टील या फिर एल्युमिनियम का कढ़ाई यूज़ किया है तो उस केस में ये चाशनी जो है वो कढ़ाई से चिपकेगी नहीं। इस चाशनी को मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए मुझे यहाँ पे पूरे 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी भी हो गई है। ऐसे इसे हम गिरा कर देखेंगे तो इसका जो कलर है ना वो एकदम वाइट सा दिखेगा और कलछी पे ऐसे लेकर देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे से दाने से दिखेंगे, मतलब कि अब ये पूरी तरह से जमने के स्टेज में आ चुका है। स्पून से ऐसे हम गिरा कर देखेंगे तो आप देख सकते हैं तुरंत इसके ऊपर एक मोटी सी परत आ गई है चाशनी की, मतलब कि अब ये पूरी तरह से रेडी है। इससे ज़्यादा चाशनी को हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो फिर तगार के जो दाने हैं ना वो मोटे मोटे बनेंगे। तो महीन दाना वाला तगार के लिए चाशनी पूरी तरह से रेडी है। गैस को ऑफ करेंगे और इसे हम गैस पे से उतार कर नीचे रखेंगे और इसे चलाते हुए ठंडा करेंगे। इसे हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि ये एक ही जगह पे ढेले की तरह जम जाएंगे। तगार को खिलाने के लिए इसे चलाना बहुत ज़रूरी है और जैसे जैसे ये ठंडा होगा इसका जो कलर है ना वो भी चेंज होने लगेगा और इसे ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लगता है। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि चाशनी एकदम गाढ़ी सी होने लगी है और धीरे धीरे ये जमने लगा है। देखिए जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है ये जमना स्टार्ट हो रहा है और इसके कलर को भी देखिए पूरी तरह से चेंज होने लगा है। अब आप देखिए इसके जो दाने हैं ना वो अलग होना स्टार्ट हो चुका है। बस इसे हम ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि एक एक दाना पूरी तरह से अलग ना हो जाए। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना इसका वॉल्यूम भी बढ़ने लगेगा। वेट तो वही रहेगा, बस वॉल्यूम में ये पूरी तरह से डबल हो जाएंगे। देखिए थोड़ी देर में ही अब ये भूरा के फॉर्म में आने लगा है। तो अब इस स्टेज पे इसे हमें एकदम जल्दी जल्दी चलाना है ताकि इसमें ढेले ना बने। और जो भी इसमें ढेले बन रहे हैं उसे हम लगातार तोड़ते जाएंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है तो ढेले भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। एक बार जैसे ही ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा इसमें जो ढेले बन रहे हैं ना वो एकदम सख्त हो जाएंगे, फिर उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसे हम लगातार चलाते हुए इसमें जो ढेले बन रहे हैं ना उसे हम तोड़ते जाएंगे। देखिए अब ये तगार पूरी तरह से रेडी हो चुका है। एक एक दाना पूरी तरह से अलग भी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना बारीक दाना बना है। अगर आप चाशनी को इससे ज़्यादा पका लेंगे तो तगार बन तो जाएगी, लेकिन उसमें जो दाने हैं ना वो मोटे मोटे बनेंगे। तो बारीक दाना के लिए चीनी मेल्ट होने के बाद मीडियम फ्लेम पर चाशनी को बस हम 5 से 6 मिनट के लिए ही पकाएंगे। अब इस तगार को हम एक मोटी सी छलनी की मदद से छान लेंगे ताकि इसमें जो भी बड़े या फिर छोटे ढेले बन गए हो ना वो पूरी तरह से अलग हो जाए।
आप इस तगार को किसी भी तरीके के लड्डू में, पंजीरी में, काला जामुन में या फिर पेड़े में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि उसका स्वाद जो है ना वो डबल हो जाता है। तो सेम तरीके से ही मैंने यहाँ पे सभी तगार को चाल कर तैयार कर लिया है। और ये जो इसमें थोड़े से बड़े ढेले बन गए हैं, इसका हम क्या करेंगे कि किसी भी एक वजन वाली चीज़ से, ग्लास की मदद से या फिर कटोरी की मदद से इसे हम ऐसे थोड़ा सा क्रश करके बारीक कर लेंगे, या फिर आप चाहे तो इसे मिक्सी जार में डालकर कुछ सेकंड के लिए ब्लेंड कर ले, ताकि ये थोड़ा बारीक हो जाए और फिर से इसे हम एक बार चाल लेंगे। तो लीजिए, अब ये बेसन के लड्डू के लिए देसी खांड, जिसे कि हम तगार या फिर भूरा भी बोलते हैं, पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। चीनी की जगह पे इसे डालने से बेसन के लड्डू का स्वाद जो है ना वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो कभी भी बेसन के लड्डू में आप पिसी हुई चीनी का यूज ना करें, क्योंकि आपने देखा ही कि इस तगार को घर पे बनाना बहुत ही आसान है। एक बार में ज्यादा बनाकर आप इसे महीनों तक किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।